नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। अंकिता भंडारी की हत्या, आरोपी की सील कैंडी फैक्ट्री में लगी आग। यूकेएसएससी भर्ती घपले में कंपनी के मालिक को जमानत। मुख्यमंत्री धामी समेत देश विदेश के एथलीट दौड़े। 10 महिलाओं को मिलेगा नंदा देवी वीरता सम्मान। भर्ती की धांधली में सरकार भी शामिल, बेस्ट। सहकारी बैंक भर्ती घपले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। पेयजल विभागों में अफसरों का संकट। विधानसभा सत्र को लेकर आज बैठक। रेलवे भूमि अतिक्रमण पर आज आ सकता है फैसला, पुलिस अलर्ट। पलायन की वजह से बिखर रही है पहाड़ की संस्कृति, नरेंद्र सिंह नेगी। जोहार महोत्सव में कलाकारों ने जमाया रंग। नैनीताल के होटलों की गुणवत्ता जांच सकेंगे पर्यटक। यूएस नगर पुलिस बनी प्रादेशिक फुटबॉल चैंपियन। नामी यूट्यूबर सौरभ जोशी का घर चोरों ने खंगाला। पेयजल पर खर्च होगा करोड़ों का बजट। दरोगा भर्ती, एसटीएफ जांच से सबक ले आगे बढ़ेगी विजिलेंस। पहाड़ के हर गांव को रोडवेज सेवा से जोड़ेंगे। अंकिता और कार्तिक ने जीती दून हाफ मैराथन। कॉमन सिविल कोड कमेटी का कार्यकाल बढ़ना लगभग तय। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित बंद आंवला कैंडी फैक्ट्री में रविवार सुबह संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई। आरोपी की यह फैक्ट्री बंतरा रिजॉर्ट से सटी हुई है। फायर कर्मियों पुलिस ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बता रही है। पुलिस के मुताबिक आग से फैक्ट्री के अंदर रखे सामान की कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक गंगा भोगपुर में अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बंतरा रिजॉर्ट के पीछे ही आंवला कैंडी फैक्ट्री है। रविवार सुबह करीब 9 बजे फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। फैक्ट्री से आग की लपटें देख वहां तैनात पीएसी के जवानों ने हड़कंप मच गया। तत्काल सूचना लक्ष्मण झूला पुलिस को दी गई। फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों की मदद से दोपहर में करीब 1 बजे आग को काबू पाया गया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी विनोद सिंह गुसाई ने शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगने की आशंका जताई। मामले की जाँच की जाएगी। बीपी वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा धांधली में आरोपी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को जमानत मिल गई है। 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर चौहान को जमानत दे दी गई। हालांकि स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामले में चौहान जेल में ही बंद रहेगा। ऐसे में जेल से बाहर आने की संभावना कम है। बीपी वीडियो भर्ती 2016 में धांधली में एसटीएफ ने 8 अक्टूबर को तत्कालीन 2016 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष आरबीएस रावत समेत 3 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आरबीएस रावत तत्कालीन सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने आरएमएस कंपनी के मालिक और कर्मचारियों के साथ मिलकर एक मकान में वोमेंट सीटों की स्कैनिंग की थी। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने 11 अक्टूबर को कंपनी के मालिक राजेश चौहान को भी आरोपी बनाया था। राजेश चौहान ने 3 दिन पूर्व जमानत अर्जी लगाई थी, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई। चौहान को केवल आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही आरोपी बनाया गया। एसटीएफ के पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। राजेश चौहान ने पैसा देकर गड़बड़ी की, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों के बाद राजेश चौहान को जमानत दे दी थी। उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त राज्य बनाना है। जिस राज्य का नशा नशे से दूर रहेगा वही अपने आप विकास के पथ पर दौड़ेगा। मुख्यमंत्री धामी सिंह ने रविवार को पुलिस लाइन रेस कोर्स में नशे के खिलाफ आयोजित मैराथन के फ्लैग ऑफ के दौरान ये बात कही। धामी ने इस दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड और रन फॉर यूनिटी का संदेश दिया और राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन राष्ट्रीय एकता में अहम भूमिका निभाते हैं। नशा से मुक्ति के लिए सबको दृढ़ संकल्प होना होगा और अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे समाज के लिए सबका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। जीवन के सभी सुख निरोगी काया से ही संभव है। हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला ने कहा कि युवा नरेश नशे से दूर है, यह प्रयास सराहनीय है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि नशा मजा नहीं सजा है। हम सबको मिलकर इस सामाजिक अपराध और ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि नशा नहीं जिंदगी को चुने। मैराथन के दौरान राष्ट्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीजीपी ने कुछ दूर तक युवाओं के साथ दौड़ भी लगाई। मैराथन में पुलिस लाइन से कांठ बंगला तक 21 और 10 से 3 किलोमीटर की अलग अलग दौड़ हुई थी। मैराथन के दौरान मशहूर सिंगर कैलाश खैर, उभरते युवा रैपर गौरव मनकोटी ने युवाओं का मनोरंजन भी किया। कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल, गामा विधायक खजान दास, हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज, अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी, डॉक्टर अलकनंदा अशोक, एडीजी अमित सिन्हा आदि मौजूद रहे।
इस वर्ष नंदा देवी वीरता सम्मान लाइमलाइट से दूर रहकर वीरता साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। इनके नाम की घोषणा चयन समिति के अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की। नंदा देवी वीरता सम्मान वितरण समारोह का आयोजन 1 नवंबर को विधानसभा के प्रकाश पंत भवन सभागार में होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में कार्यरत महिला समाज वीरांगनाओं को सम्मान दिया जा रहा है। 10 महिलाओं को चयनित किया गया है। पौड़ी से फ्लाइंग ऑफिसर निधिवेश बागेश्वर की अनीता टमटा, धारचूला की कलावती वडाल, चंपावत की तारा जोशी, कपकोट की तारा टाकुली, तारा पांगती, पिथौरागढ़ से गीता देवी पांगती, बागेश्वर से आशा देवी, चंबा से निवेदिता पवार और पिथौरागढ़ से सीता देवी बुरफाल। आम आदमी पार्टी ने भर्ती धांधली को लेकर सरकार व आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। आपके प्रदेश संगठनात्मक समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि पहले विधानसभा में बैकडोर नियुक्ति वालों को सुरक्षित कानूनी रास्ता दिया गया। अब यूपी के SSSC मामले में भी आरोपियों को आसानी से जमानत मिलने से सरकार की पोल खुल गई। रविवार को पत्रकार वार्ता में जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई के नाम पर खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन जानबूझकर छोड़ी गई कमियों के कारण सरकार ने इन्हें फिर से बैकडोर से नियुक्तियां दे डाली। यही नहीं, इस नियुक्ति देने वालों लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस तरह यूपी SSSC मामले में गिरफ्तार 42 आरोपियों में 9 अब तक 19 अब तक जमानत से बाहर आ चुके हैं। इससे साफ कि सरकार आरोपियों को विधानसभा प्रकरण की तरह बचाना चाहती है। बिष्ट ने कहा कि अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए गंगा भोगपुर एसी रिजॉर्ट में पहले बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट किए गए। अब बचे हुए प्रमाण मिटाने के लिए रिजॉर्ट में पूरी तरह आग लगा देगी। उन्होंने कहा कि यह सारी कवायद उस वीआईपी को बचाने के लिए है जिसके लिए रिजॉर्ट में अनैतिक काम का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने अंकिता हत्याकांड की तटस्थ जांच करते हुए वीआईपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब और कहां आयोजित होगा, इस संदर्भ में फैसला सोमवार को हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है। स्पीकर खंडूड़ी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि सत्र के लिए गैरसैंण और देहरादून में तैयारियां पूरी है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी पक्षों से बात के बाद निर्णय लेने लेंगे। कहा कि सत्र का आयोजन राज्य स्थापना दिवस के बाद होने की उम्मीद है। विदित है कि शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से पहले होना है। कुछ दिन पूर्व विधायी विभाग की ओर से संदर्भ में तैयारी शुरू की। सत्र को लेकर वैसे तो अंतिम निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन अपनी ओर से पहल करते हुए खंडूड़ी ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि बैठक में आयोजन को लेकर सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, सभी से परामर्श से राय बनाई जाएगी। वैसे उन्होंने कहा कि सत्र को लेकर गैरसैंण व देहरादून में तैयारी पूरी है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, बसपा विधायक दल के नेता मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा और संजय डोभाल को भी आमंत्रित किया गया। जिला सहकारी बैंक में हुई भर्ती घपले में कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर शासन स्तर से कार्रवाई की तैयारी हो गई। आरोपी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते ही फाइल कार्रवाई से पहले अनुमोदन को सहकारिता मंत्री के पास भेजी जा रही है। सभी जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती परीक्षा हुई। आचार संहिता के बीच ही भर्ती रिजल्ट निकाल दिया गया। रजिस्ट्रार कार्यालय सेवा मंडल से अनुमोदन लेते हुए ज्वाइनिंग भी आचार संहिता और नई सरकार के गठन होने से पहले करा देगी। ऐसा करने वाले देहरादून, यशनगर, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक कर रहे। इन तीनों बैंकों में गड़बड़ी की शिकायतों में शासन स्तर से बैठाएगी। उप निबंधक नीरज बेलवाल और मान सिंह सैनी ने जांच रिपोर्ट 5 अक्टूबर को सौंपी। जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की फाइल है पिछले 25 दिनों से शासन में ही डंप है। 15 दिन बाद 20 अक्टूबर को फाइल अनुभाग से सचिव ऑफिस को पहुंची। अब 10 दिन से शासन स्तर पर कार्रवाई से पहले जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि कार्रवाई का लेकर फाइल तैयार हो गई है। फाइल अगले 1-2 दिन में अनुमोदन को सहकारिता मंत्री को भेजी जा रही है। हल्द्वानी में बहुचर्चित रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज हाईकोर्ट अहम फैसला दे सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उधर रेलवे की करीब 29 एकड़ भूमि पर रहने वाले 4600 परिवारों का सवाल होने से नाते हल्द्वानी पुलिस का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी है। कोर्ट का भी जो फैसला होगा उसी पर कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सूत्रों की माने तो यदि कोर्ट का फैसला अतिक्रमण तोड़ने के पक्ष में आता तो 6000 पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बल के जवान 26 एडिशनल एसपी, 56 सीओ समेत करीब 300 मजिस्ट्रेट, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत होगी। अतिक्रमण के दौरान इस क्षेत्र में 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड, दंगा नियंत्रण वाहन, आंसू गैस की भी व्यवस्था होगी। नेताओं समेत 25,000 लोग जद में अतिक्रमण की जद में कुछ नेताओं के मकान भी आ रहे हैं। इसके अलावा 25,000 लोगों के बेघर होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक संगीतकार कवि नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पलायन की वजह से पहाड़ की संस्कृति बिखर रही है। पलायन को रोकने के लिए सरकार को पहाड़ों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ठोस नीति बनानी होगी। वहीं युवा कलाकारों से आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने गीतों में पहाड़ की बातों का जिक्र करें। रविवार को हल्द्वानी में आयोजित जोहार महोत्सव में शिरकत करते हुए पहुंचे नरेंद्र सिंह नेगी ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि उसे गाते वक्त 48 साल हो गए हैं। आज के गीतों में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले के गीतों में सुख दुख की बातें, पहाड़ी संस्कृति, पौराणिकता की बातें होती थी, पर ऐसा नहीं है। नए जमाने के गायकों पहाड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वे गांव में रहते नहीं हैं। उन्होंने गांव की जीवन शैली को आत्मसात भी नहीं किया। लोग मजबूरी में प्लान कर रहे हैं। पहाड़ों में मेडिकल सुविधा, शिक्षा, सड़कों का सुधार जैसी काम की बातें जरूर हैं। प्लान की वजह से संस्कृति भी बिखर रही है। लोग अपने गाँव से बाहर जा रहे हैं और दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी की ओर से आयोजित जोहार महोत्सव के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खूब धूम रही। इस दौरान बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता, ड्रेस फैंसी शो, महिलाओं की व्यंजन प्रदर्शनी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन पर सभी प्रतिभागियों और बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जोहार समाज की वार्षिक आम बैठक भी हुई, जिसमें 2021-22 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज मैदान पर रविवार को दिन भर विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में सौका समाज के लोग, विभिन्न संस्थाओं और कुमाऊनी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कुमाऊनी गीतों की धुन पर बच्चे और बड़े सभी जमकर थिरके। जोहारी सौका वेशभूषा में महिलाओं पुरुषों ने अपने पारंपरिक गीतों पर झोड़ा चांचरी नृत्य किया। तनुजा मेहता, प्रियानाथ, अध्या ब्रजवाल, नव्या, नम्रता व युगल नृत्य की प्रस्तुति की। वहीं कौशल्या प्रसाद, प्रमोद मांगती, नीतू रावत, मंजू मर्तोलिया और सोनू दतियाल ने भी गीत प्रस्तुति की। पहाड़ी बाना ग्रुप, रॉक्सिंग सौक्याणी, UK05, मुनस्यारी गर्ल, JJSDD हाट समेत कई ग्रुपों ने समूह डांस किया। शाम के समय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत, मेयर डॉक्टर योगेंद्र रौतेला, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी व RJ काव्य रहे। इस दौरान सोसाइटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पांगती, संरक्षक गजेंद्र सिंह पांगती, देवेंद्र सिंह धर्मसक्तु आदि मौजूद रहे। पर्यटन नगरी नैनीताल और कारपेट सिटी रामनगर सहित जिले के होटल रेस्टोरेंट की हाइजीन रेटिंग अब दुनिया के किसी भी कोने से पता की जा सकती है। लोगों के रिव्यू नहीं, बल्कि खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई के मानकों को पूरा करने पर रेटिंग तय होगी। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI थर्ड पार्टी एजेंसी से होटल और रेस्टोरेंट का स्थलीय सर्वेक्षण करवाकर हाइजीन रेटिंग निर्धारित करेगा। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में नैनीताल जिले के 160 होटल और रेस्टोरेंटों में सर्वेक्षण होगा। FSSAI द्वारा निर्धारित की गई एजेंसी यह सर्वेक्षण कार्य करेगी। 10 नवंबर से पहले बड़े प्रतिष्ठानों में स्थलीय निरीक्षण शुरू किया जाना प्रस्तावित है। खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुसार ही हाइजीन रेटिंग दी जाएगी। सर्वेक्षण एजेंसी होटल रेस्टोरेंट में मौके पर जाकर मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं को बरतेगी। साथ ही FSSAI का ऑनलाइन रेटिंग फॉर्म भरकर मौके से फोटो भी अपलोड करनी होगी। इस सर्वेक्षण में सब कुछ ठीक सटीक मिलने पर होटल रेस्टोरेंट की हाइजीन रेटिंग तय होगी। मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में प्रादेशिक अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर पुलिस ने बाजी मारी। उधम सिंह नगर पुलिस ने एक तरफा मुकाबले में देहरादून को 4-0 से मात दी। विजेता और विजेता खिलाड़ी को मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला, प्रतियोगिता सचिव SSP पंकज भट्ट ने पुरस्कृत किया। 3 दिवसीय 20वीं प्रादेशिक पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। रविवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन हुई सेमीफाइनल मुकाबले में US नगर पुलिस ने 31वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर को 2-1 से और देहरादून ने हरिद्वार पुलिस को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। YouTube पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे करने वाले उत्तराखंड के पहले ब्लॉगर सौरभ जोशी के बंद घर में लोगों ने निशाना बना लिया। सौरभ परिवार सहित कौसानी गए हुए, जिस कारण चोरी किए गए माल या नकदी का अनुमान नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। TP नगर चौकी पुलिस के मुताबिक नामचीन यूट्यूबर सौरभ जोशी का रामपुर रोड स्थित ओलिविया कॉलोनी पंचायत घर के पास रहते हैं। पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पहले वो परिवार के साथ कौसानी गए थे। इस बीच हाथियों ने कॉलोनी के पीछे की दीवार तोड़ दी थी। इसी का फायदा उठाते हुए शनिवार रात चोरों ने सौरभ के बंद पड़े घर में दावा बोल दिया। चोर खिड़की के ग्रिल उखाड़कर बाहर वाले कमरे में दाखिल हो गए। चोरों ने बेखौफ होकर कमरा खंगाल डाला। घर में हुई चोरी का पता रविवार से पड़ोसियों को लगा। उन्होंने उसकी जानकारी पुलिस और TP नगर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची TP नगर चौकी पुलिस और फोरेंसिक टीम ने
चोरी का जायजा लिया। प्रभारी रंजीत राठौर ने बताया कि सौरभ जोशी जी वीडियो कॉल के माध्यम से कमरे की स्थिति दिखाई गई। उसके पास वापस लौटने के बाद ही चोरी किए गए सामान के बारे में कहा जा सकता है। पेयजल व्यवस्था से जूझ रहे कालाढंगी विधानसभा के कुसुमखेड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। विधायक बंशीधर भगत के प्रयासों से क्षेत्र में 2 नलकूप निर्माण और सुदृढ़ पेयजल वितरण प्रणाली के लिए शासन ने धनराशि अवमुक्त कर दी है। विधायक बंशीधर भगत ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय छड़ायल सुयाल वार्ड नंबर 43 में नलकूप निर्माणों से संबंधित कार्यों के 2,62,53,000 रुपये की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के साथ 1,05,01,200 रुपये की पहली जल संस्थान को उपलब्ध कराई गई। वहीं दूसरी योजना के तहत फुटहिल सिटी कॉलोनी में नलकूप निर्माण और पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए 98,60,400 रुपये और तीसरी योजना के तहत कुसुमखेड़ा क्षेत्र के पार्वतीपुरम में से त्रिमूर्ति मंदिर तक, कुसुमखेड़ा चौराहे से दयाल विहार तक एवं सर्वोदय कॉलोनी के फेज 3 तक पेयजल की वितरण प्रणाली की सुदृढ़ीकरण के 1,39,98,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत दिलाई है। लोगों ने विधायक का आभार जताया। यूकेएसएस भर्ती घपले के आरोपियों की एक के साथ एक जमानत होने के बाद दरोगा भर्ती मामले की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं दरोगा भर्ती घपले की जांच एजेंसी विजिलेंस और एसटीएफ की जांच से सबक लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में। विजिलेंस जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे न्यायालय में उसकी जांच रिपोर्ट आरोपियों की जमानत अर्जी के सामने कमजोर पड़ जाए। यूकेएसएस भर्ती घपले में एसटीएफ की ओर से 42 के खिलाफ मुकदमे में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। इनमें से अब तक 19 को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिससे उन्हें आसानी से जमानत मिल गई। इसे देखते हुए विजिलेंस सतर्क हो गई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल विजिलेंस पुख्ता सबूत जुटाने में जुटी हुई है, जिससे आरोपियों को न्यायालय में राहत न मिल सकी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि काठगोदाम में आईएसबीटी और टनकपुर में सेंट्रल डिपो बनाया जाएगा। वहीं काशीपुर में बड़ा रोडवेज डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पहाड़ के हर गांव को रोडवेज सेवा से जोड़ने की योजना है। इसके लिए छोटी बसें खरीदी जा रही है। रविवार को कैबिनेट मंत्री दास भाजपा के कुंडेश्वर मंडल के बूथ संख्या 162 के मन की बात कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम 610 बसों का बेड़ा तैयार कर रहा है। 200 सीएनजी और 200 इलेक्ट्रिक बसों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों की 200 छोटी बसों की व्यवस्था की जा रही है। पहाड़ी रूटों के लिए छोटी बसों से पहाड़ के सभी गाँवों को रोडवेज सेवा से जोड़ने की योजना को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर अक्टूबर तक BS4 की जगह BS6 बसें संचालित करने को कहा था। उन्होंने कहा कि अब मार्च तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम जहां पहले 300 करोड़ के घाटे में था, अब वहां 20 करोड़ के लाभ में। कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिया जा रहा है। दावा किया गया कि निगम कर्मचारियों की 2022 तक की सभी देनदारियां पूरी कर दी गई है। मृतक आश्रमों को रोजगार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को भी जो बन पड़ेगा वह किया जाएगा। लघु और मझोले उद्योग विभाग भी संभाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री दास ने कहा कि युवराजनगर, हरिद्वार और दून के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग आए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 11-12 नवंबर को मुंबई में उत्तराखंड उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों से वार्ता की जाएगी। संभवतः इस दौरान MOU भी साइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को विशेष पैकेज दिया। यह पैकेज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगेंगे ताकि प्रदेश में उद्योग बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। देहरादून हाफ मैराथन 21 किलोमीटर ओपन महिला वर्ग में पौड़ी की अंकिता और पुरुष वर्ग में हरियाणा के कार्तिक ने जीत दर्ज की। अंकिता ने 1 घंटा 13 मिनट 27 सेकंड में दौड़ पूरी की। कार्तिक ने 1 घंटा 2 मिनट और 52 सेकंड में की। 10 किलोमीटर रेस में मुरादाबाद के सुकुमार और सोनीपत की किरण ने पहला स्थान पाया। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के 45+ आयु महिला में माया ने पहला और रीता शर्मा ने दूसरा स्थान पाया। पुरुष वर्ग में सुरेश ने पहला, चरण सिंह ने दूसरा और समी ने तीसरा स्थान पाया। 16 से 20 आयु वर्ग महिला में विनीता ने पहला, आशा विष्णु ने दूसरा और निकिता मेहरा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।